हेलो हेलो हेलो। वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। मैं आपका दोस्त और होस्ट अर्जुन जगवानी। तो आज जो अपना टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस। तो आज कैपेसिटेंस के बारे में देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। तो बने रहना, देखते रहना। चलो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, कैपेसिटेंस के बारे में सबसे पहले देखते हैं कैपेसिटेंस होता क्या है। भाई कैपेसिटेंस होता क्या है? कैपेसिटेंस ज़्यादा कुछ नहीं है। बेसिकली क्या होता है, कंडक्टर का, किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हो, ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज, क्या बताया मैंने? एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर, एबिलिटी की स्पेलिंग कुछ ज़्यादा ही अलग सी हो गई। एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज, मतलब कितना चार्ज होल्ड कर सकता है अपने पास। ठीक, ठीक है भाई। ये तो चलो एक थियोरिटिकल आपकी एनालॉजी होगी, थियोरिटिकल एनालॉजी होगी कि क्या होता है। यहां से पढ़ो, ये क्या है? इफ अ चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस। अब ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, तो पता चला कि इफ अ चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है उस पर चार्ज अपन अगर दे रहे हैं तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन पोटेंशियल, यानी जितना चार्ज आप दोगे वो पोटेंशियल आपका उतना ही राइज करेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप ये देखते हो कि आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाते हो तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अपन हटाएंगे तो आएगा कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट आएगा ये आएगा सी। सी यहाँ पे क्या है? एक कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट ही आपका कैपेसिटेंस है। ये बात समझ में आ रही है? तो कांस्टेंट आपका क्या है? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या है? यहाँ पे बेसिकली आपका कांस्टेंट है। अगर इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करोगे इस फॉर्मूले को तो ये कुछ ऐसा सा आ जाएगा, C इक्वल्स क्यू अपॉन वी। तो ये देखो आपका C इक्वल्स क्यू अपॉन वी आ गया है, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। तो इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो कि लाइक द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू द राइज इन इट्स पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इट इज डिनोटेड बाई C। ठीक है, तो क्या है? बेसिकली एक रेशियो है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक रेशियो है। तो यही चीज़ें हैं, समझ रहे हो कि कैपेसिटेंस बेसिकली क्या है? पहली चीज़, अगर एक थियोरेटिकल एनालॉजी चाहिए तो एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज, एक कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, इज डिफाइंड बाय इट्स कैपेसिटेंस, उसके कैपेसिटेंस की कितनी वैल्यू है, पहली चीज़। दूसरा, या तो ऐसे बता सकते हो, इट इज़ अ रेशियो ऑफ चार्ज अप्लाइड टू अ कंडक्टर एंड द राइज इन इट्स पोटेंशियल, कि अगर कोई कंडक्टर है उस पर हम चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो वो उसका रेशियो की कितना चार्ज देने पे कितना कितना पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो जो रेशियो की वैल्यू आएगी वो कैपेसिटेंस हो जाएगा। ऐसे याद कर लो। ठीक, तो समझने के अलग अलग तरीके हैं, आपको जो सूट करे, आपको जो बेहतर लगे वो आप कर सकते हो। ये फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का। अगर यहाँ सही से नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, C इक्वल्स क्यू अपॉन वी। तो ये फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। तो सब फॉर्मूले एक के बाद एक रीअरेंज करके ही आए हुए हैं। तो जो आपको फॉर्मूला सही लगे आप अपने दिमाग में रख लो, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको काम आएगा आगे डेरिवेशंस वगैरह में, आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में। तो ये सब फॉर्मूले आपको अभी आगे काम आने वाले हैं। तो ये तो बेसिकली आपका एक कैपेसिटेंस हो गया। अब देखो, अब अगला टॉपिक क्या होगा? अगला टॉपिक क्या होगा? अगला टॉपिक है अपना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। मतलब एक कंडक्टर है, उसको आपने चार्ज दिया, पहले पहले उसको आपने चार्ज प्रोवाइड किया। अब आपने जितना उसको चार्ज प्रोवाइड किया है उसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसमें एनर्जी कितनी बढ़ेगी। भाई चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि मान लो, चलो आपके पास कोई कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है। अब ये कंडक्टर है, इसको आपको टोटल चार्ज देना है Q। ठीक, तो अब देखो क्या है कि हम कह रहे हैं कि हम इसको टोटल चार्ज हमें क्यों देना है, पर हम देखो टोटल चार्ज एक साथ नहीं देंगे इसको, हम इसको देंगे छोटा छोटा चार्ज, हम DQ चार्ज करके इसको देंगे। हम वही चीज़ कॉन्सेप्ट है, छोटा स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते, तो छोटा छोटा चार्ज करके हम इसको DQ चार्ज करते हुए हम लोग इसको टोटल चार्ज प्रोवाइड करेंगे बेसिकली। सो
हमारा वर्क डन इन गिविंग अ चार्ज, वर्क डन इन प्रोवाइडिंग डी क्यू चार्ज टू दिस, ये कुछ अलग ही कलाकारी हो गई, हाँ, इन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन प्रोवाइडिंग डी क्यू चार्ज टू दिस कंडक्टर। तो कितना वर्क डन होता है, अब आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, W इक्वल्स क्यू वी, ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो वहां से ये देखो टोटल चार्ज अगर प्रोवाइड किया तो उसके लिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो वर्क डन इन गिविंग डी क्यू चार्ज टू अ कंडक्टर, हम डी क्यू चार्ज दे रहे हैं किसी कंडक्टर को, कितना वर्क डन होगा, डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स डी क्यू इंटू वी। अब देखो v को हम किसी चीज से सब्सटीट्यूट करेंगे, किससे सब्सटीट्यूट करेंगे वो देखो, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, c इक्वल्स क्यू अपॉन वी, ठीक। अब अगर कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, इसको हमने चार्ज प्रोवाइड किया है तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ा होगा, और चार्ज और पोटेंशियल बढ़ा है तो जाहिर सी बात है किसी हर कंडक्टर में उसका कैपेसिटेंस भी होगा, क्योंकि कितना चार्ज होल्ड करता है ये उसकी एबिलिटी है ना। कैपेसिटेंस क्या होती है, एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज। तो हर कंडक्टर का अपना अपना कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक एक कैपेसिटेंस होगा, कोई ना कोई एक, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है ना, तो हर कंडक्टर का अपना अपना एक कैपेसिटेंस होगा। तो देखो ये फॉर्मूला पढ़ा है, अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर दो तो यू कैन राइट इट एज Q अपॉन C, ऐसे लिख सकते हो। तो बस इसी चीज को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल्स, ये हो जाएगा डी क्यू इंटू क्यू अपॉन सी। तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्यू डी क्यू अपॉन सी, ठीक। तो अब देखो ये क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। टोटल वर्क डन, पूरा काम कितना हुआ, पूरा काम हुआ डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन विच इज डब्ल्यू, और इस साइड इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इस साइड इंटीग्रेशन देखो 0 से q तक होगा, 0 4 से लेके अपन q तक बढ़ा रहे हैं, तो लिमिट्स लगाओ या ना लगाओ उतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लगा लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका इंटीग्रेशन है 0 से q तक, q डी क्यू अपॉन c, c तो कांस्टेंट है क्योंकि कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगाओगे तो भी आंसर फिर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ही आएगा, क्योंकि इस साइड 0 है तो माइनस हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, c जो कांस्टेंट था। तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट ऑफ वर्क डन आ रहा है, टोटल वर्क डन इन प्रोवाइडिंग क्यू चार्ज टू अ कंडक्टर इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, एंड दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द कंडक्टर एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, U इक्वल्स क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो आप और फॉर्मूले बना सकते हो, कैसे, इसी रिलेशन से, ये जो रिलेशन दिए हुए हैं इसी रिलेशन से आप और फॉर्मूले बना सकते हो। इसको गौर से देखना, इधर देखना, आपने ये भी पढ़ा होगा Q इक्वल्स सी वी, ये सब एक ही फॉर्मूले हैं, बस रीअरेंज करके लिखे हैं। तो आपको तीन अलग अलग फॉर्मूले नहीं है फॉर्मूला कोई एक, बस वो रीअरेंज करके इधर कभी इसको ऊपर भेज दिया, कभी इसको नीचे भेज दिया, कभी इसको ऊपर भेज दिया, ऊपर नीचे करते रह रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो Q इक्वल्स टू सी वी, तो यहाँ से Q की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो, तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c, एक सी से एक सी कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये आ जाएगा U इक्वल्स हाफ सी वी स्क्वायर। अब Q मतलब Q की जगह पे सी वी लिख दो, तो ये वाला सब्स्टिट्यूशन इधर कर दो, तो सी वी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हाफ सी वी स्क्वायर। तो एक ये फॉर्मूला आ गया, एक ये फॉर्मूला आ गया, सेम पोटेंशियल एनर्जी का ही दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूले में आपका चार्ज और कैपेसिटेंस के रिस्पेक्ट में है, एक आपका कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में। अब देखो एक और चीज लगा सकते हो, और अब यहाँ पे आप C को सब्स्टिट्यूट कर दो, C का ये फॉर्मूला है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा U इक्वल्स हाफ, C की जगह पे रखा Q अपॉन V,
और मल्टीप्लिकेशन में क्या है वी स्क्वायर, तो एक वी से एक वी कैंसिल, तो देखो फॉर्मूला क्या आ गया आपका हाफ क्यू वी। इसको थोड़ा सा और क्लियर लिखें तो ये हो जाएगा आपका हाफ क्यू वी। ये देखो ये भी एक फॉर्मूला आ गया फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। तो देखो तीन फॉर्मूले आ गए, तीनों सेम क्वांटिटी के हैं और तीनों फॉर्मूले का जो आंसर आएगा वो भी सेम होगा किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए या किसी। बट बात आ गई कि देखो तीनों चीज़ें दी हुई हैं पर किसी अलग अलग रिस्पेक्ट्स में दी हुई हैं। किसी में आपके पास अगर कोई न्यूमेरिकल है, आपको चार्ज दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो आप इन तीनों में से ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे। अब आपको कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो आप ये फॉर्मूला लगा लोगे। अब आपको कैपेसिटेंस और चार्ज दिया है तो आप ये फॉर्मूला लगा लोगे। तो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो उसके हिसाब से आप कोई भी फॉर्मूला लगा लोगे। तो देखो आपको तीन तीन फॉर्मूले ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, रटना कुछ नहीं है। ये हल्की सी डेरिवेशन है, छोटू सी, ठीक, छोटू सी डेरिवेशन से आपका सबसे पहला जो क्या बोलते हैं कंक्लूजन निकल रहा है वो ये निकल रहा है, बस यही दिमाग में रखो। इससे फिर बाकी सारे तो बना ही लोगे क्योंकि ये तो फिर से पिछले वाली चीज़ों से रीअरेंज करके ही लिखे गए हैं, तो एक दिमाग में रखो बाकी बना लोगे, बस यही करना है और इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल वाले एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे देखो क्या है, आगे क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्पेरिकल कंडक्टर। अब एक स्पेरिकल कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। मान लो स्पेरिकल कंडक्टर है कुछ ऐसा सा स्पेरिकल कंडक्टर है जिसका चार्ज यहाँ मान लो कंसेंट्रेटेड है, इसका रेडियस है r, इसमें चार्ज कंसेंट्रेटेड है q। कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला होता है q अपॉन v, बिल्कुल हम जानते हैं, ठीक। अब अगर ये स्पेरिकल कंडक्टर है तो इसमें चार्ज है तो इसका कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ स्पेरिकल कंडक्टर होता है आपका ज़्यादा कुछ नहीं, v इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ स्पेरिकल कंडक्टर। अब इसमें देखो रीअरेंज कर लो फॉर्मूला, जो ये q है इसको भेज दो नीचे, तो ये हो जाएगा v अपॉन q इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हो जाएगा। इस पूरे चीज़ को रेसिप्रोकल करके लिख लो, रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, q अपॉन वी इक्वल्स, ये डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, q अपॉन वी इक्वल्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब ये जो q अपॉन वी है ये यहाँ किसी से मैच कर रहा है, देखो, तो ये कैपेसिटेंस हो जाएगा आपका एक स्पेरिकल कंडक्टर का। तो एक स्पेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है इट इज इक्वल टू c इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ स्पेरिकल कंडक्टर। अब यहाँ पे एक चीज गौर करना, ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो इतना सा टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ यहाँ पे वेरिएट क्या हो सकता है, r, केवल रेडियस चेंज हो सकता है स्पेरिकल कंडक्टर का। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि भाई अगर मान लो छोटा सा कंडक्टर होगा जिसका रेडियस स्मॉल होगा, इसका रेडियस मान लो स्मॉल है तो उसका कैपेसिटेंस भी इवेंचुअली स्मॉल होगा। अगर रेडियस बड़ा है, ठीक है, अगर रेडियस मान लो बड़ा है तो उसका कैपेसिटेंस भी बड़ा होगा। तो मतलब रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे इसकी एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है, स्पेयर है तो इसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना, तो भाई तो इसकी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी पे तो डिपेंड कर रहा है। देखो यहाँ पे कोई भी चार्ज वार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, चार्ज की वैल्यू आप चाहे जो रखो, यहाँ पे देखो चार्ज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, उनमें से किसी भी वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। जबकि कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला होता है Q अपॉन V, पर इन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड कर रहा है उनकी एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी विच इज रेडियस। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आती थी, एक MCQ आ सकता है, इसके चांसेस हैं क्योंकि ये MCQ बहुत ही कॉमन हो सकता है। अच्छा MCQ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा है कि देखो, क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मान लो, क्वेश्चन मैं तुम लोगों को यहाँ पे लिख के बताता हूँ।
क्वेश्चन कुछ देखो ऐसा हो सकता है, इसमें इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा। क्या होगा बताता हूँ। क्वेश्चन मान लो कुछ ऐसा हो सकता है, अब एमसीक्यू में कैसे फ्रेम होगा उसको तो चलो देख लेंगे बाद में। मान लो अगर क्वेश्चन यहाँ पे तुमसे पूछूं कि कैन देयर बी अ स्पेरिकल कंडक्टर can there be a spherical conductor of capacitance 1 farad। 1 farad का कोई कैपेसिटर हो सकता है? 1 farad का कोई स्पेरिकल कंडक्टर हो सकता है जिसका कैपेसिटेंस 1 farad हो? ऐसा कोई कंडक्टर पॉसिबल है? अब आप कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, 1 फेराड है, 1 फेराड कोई बहुत बड़ी वैल्यू थोड़ी नहीं है। C इक्वल्स क्यू अपॉन वी, 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड करो, 1 वोल्ट प्रोवाइड करो तो 1 फेराड आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस की यूनिट होती है 1 फेराड। तो 1 फेराड कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी नहीं है कि 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड करना है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, तो बस उतना ही इसी पे आके ये आ जाएगा इसकी वैल्यू। पर भाई यही चीज़ तो खेल है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मतलब रियल लाइफ में आप देखो, मैथमेटिकली तो आप लिख सकते हो, ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में आप 1 फेराड का कैपेसिटर यूज ही नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। अब आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, किसी दुकान पे पूछने जाओगे अगर 1 फेराड का कैपेसिटर चाहिए, 1 फेराड का कंडेंसर भी बोलते हैं इसे, कंडेंसर बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, कंडक्टर बोल लो, ठीक, कोई भी नाम दे दो, ठीक है। आपके जो कूलर्स होते हैं, कूलर होगा ना सबके घर में, चलता है ऐसे गें, तो उसके अंदर होता है क्या बोलते हैं, कंडेंसर होता है, ख़राब हो जाता है तो फिर बदलाने ले जाते हो, तो उस पर रेटिंग भी दी होती है कि कितने कैपेसिटेंस का है, लिखा होता है। पर उस पर 1 फेराड का कभी कहीं नहीं मिलेगा, किसी दुकान पे चले जाओ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अब देखो, स्पेरिकल कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो स्पेरिकल कंडक्टर का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये बताया था। अब हम कह रहे हैं कि हम मान लेते हैं, चलो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस 1 फेराड है, ठीक। तो मान लिया हमारे पास एक स्पेरिकल कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस 1 फेराड है। हम निकालना चाह रहे हैं कि वो कितना बड़ा कंडक्टर होगा। इतना बड़ा होगा पत्थर जितना, फुटबॉल जितना बड़ा होगा, बास्केटबॉल जितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। तो हम मतलब बेसिकली हम उसका रेडियस निकालना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कितना बड़ा कंडक्टर है भाई, उठा के लाना पड़ेगा, 4 आदमी बुलाने पड़ेंगे, कैसे होगा। तो हम उसका रेडियस निकालते हैं। चलो, तो हमने मान लिया हमारा कैपेसिटेंस कितना है, 1 फेराड। तो इसकी जगह पे ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको नीचे भेज दो तो ये हो जाएगा C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इक्वल्स R। तो C की जगह पे लिख दो 1, ठीक। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, R। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये पूरा एक कांस्टेंट होता है, ये तो वैल्यू पता है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसकी वैल्यू अगर यहाँ लिख दोगे तो यही होती है। तो यहाँ पे रेडियस कितना आ रहा है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। अब इतना ज़्यादा रेडियस आ रहा है, अब ये रेडियस खुद सोचो, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर का रेडियस है उस स्पेरिकल कंडक्टर का। अब यहाँ पे एक बहुत ही फैक्ट वाली बात बताऊं तो इवन जो अर्थ होता है अपनी जो धरती माता है, ठीक, इवन जो अर्थ है, अर्थ का रेडियस इवन सिर्फ 6400 किलोमीटर है। ये अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर को अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। अर्थ का रेडियस है ये, और ये जो वैल्यू आ रही है अर्थ के रेडियस से भी ज़्यादा आ रही है। तो अब क्या रियल लाइफ में तुम कोई ऐसा कंडक्टर बना सकते हो कि जिसका रेडियस अर्थ से भी ज़्यादा हो? तो कहाँ रखोगे, कहाँ, जेब में, कहाँ रखोगे? तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना, तुम बना ही नहीं पाओगे, रख भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए 1 फेराड का कैपेसिटर आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता फिलहाल इस धरती पे, क्योंकि अर्थ के रेडियस से भी बढ़ा जा रहा है। तो अर्थ के रेडियस से बढ़ा है तो रखो कहाँ? सवाल तो यही है। तो हमको ये बता दो, तुम बना तो लो, चलो रखो कहाँ?
किसके जेब में रखोगे? तो नहीं हो सकता है, इसीलिए ये खेल है, समझ रहे हो? तो ये खेल है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या है, आगे क्या है, आगे है आपका एमसीक्यूज। एमसीक्यूज, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है, चारों में से देखते हैं कौन सा। पहला ऑप्शन दिया है वोल्टेज अप्लाइड, दूसरा दिया है थिकनेस ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स, तीसरा दिया है ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, चौथा दिया है डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स। अब याद करो, मैंने तुम लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, C इक्वल्स क्यू अपॉन वी, ये फॉर्मूला बताया था। अब इसमें अगर मैं तुमसे कहूँ कि हम चार्ज को बढ़ा रहे हैं, ठीक, तो कैपेसिटेंस क्या बढ़ेगा कि घटेगा? कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? अगर हम चार्ज को बढ़ाएं, डबल कर दें, तो क्या कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा? अब कुछ होनहार बच्चे होंगे, वो कहेंगे हाँ भाई डबल हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहे हैं, तो आप चार्ज बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे हो सकता है गलत हो तुम। गलत हो तुम कैसे? अगर चार्ज तुम बढ़ा रहे हो, ठीक, तो याद करो मैंने ये भी बताया था Q इज प्रोपोर्शनल टू V, तो तुम चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी अपने आप बढ़ेगा। चार्ज बढ़ाओगे तो भी तो पोटेंशियल बढ़ेगा, ये तो पहले ही बताया था। तो चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, तो तुम चार्ज बढ़ाए तो पोटेंशियल भी बढ़ गया पीछे पीछे, दोनों चीजें बढ़ गई, तो इवेंचुअली ये जो रेशियो था ये तो कांस्टेंट ही रह गया। तो ये तो कांस्टेंट ही रह गया, यहां पे भी कांस्टेंट की तरह ये तो आता था, तो ये तो कांस्टेंट ही रह गया। तो ये तुम्हारा ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, ना ही चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो पहला ऑप्शन तो आंख बंद करके कर दो कैंसिल, ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा कैपेसिटेंस है ना ही आपके पोटेंशियल अप्लाइड है उस पर डिपेंड हो रहा है, ना ही चार्ज पे डिपेंड हो रहा है, तो इन दोनों पे डिपेंड ही नहीं हो रहा है। इनको आप बढ़ाते चलो तो कोई मतलब नहीं है, कैपेसिटेंस का फर्क नहीं आएगा। फिर मैंने अभी जो लास्ट टॉपिक बताया, लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था कुछ ऐसा सा फॉर्मूला लिखा था जिसमें ये स्पेरिकल कंडक्टर के लिए था और ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा था लिजिट। तो यहां से आप समझ रहे हो कि एक स्पेरिकल कंडक्टर के रेडियस पे, यानी आपकी किसी भी कंडक्टर के ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली, कि आप रेडियस बढ़ा रहे घटा रहे हो तो उससे कैपेसिटेंस फर्क आ रहा है। उसमें भी चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, तो इस प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है। यानी आपका जो कैपेसिटेंस है वो एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कैपेसिटर की। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या है, अ 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर हैज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स प्लेट्स ऑफ 200 वोल्ट्स, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज। तो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिख लो। कैपेसिटेंस दिया है 5 माइक्रोफेराड का, इसको लिख लो, देखो माइक्रोफेराड है, ठीक, तो इसको SI यूनिट में कन्वर्ट जरूर कर लेना, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 फेराड, ठीक। ये सब यूनिट कन्वर्जन तो आपने बचपन में सीखा है, बचपन में सीखा है, तो बचपन में सीखा हुआ चीज़ अप्लाई करना है अब 12वीं में। जब यूनिट कन्वर्जन के पीछे एकदम वो ना हो जाना कि यूनिट कन्वर्जन बहुत भारी चीज़ है, कोई भारी चीज़ नहीं भाई, आसान सी चीज़ है, तुम एक बार देखोगे समझ जाओगे। 5 माइक्रोफेराड का जो कैपेसिटर है उसका ये SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। SI यूनिट में जरूर कन्वर्ट करके आंसर लिखना, वरना गलत हो जाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है? 200 वोल्ट्स, 200 वोल्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? चार्ज निकालना है, Q निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल्स CV। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लगा दो। C की वैल्यू रखो 5 इंटू 10⁻⁻6, V की वैल्यू रखो इंटू 200। अब इनको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपका 10⁻1000, ये 10⁻³ कूलम। तो चार्ज की वैल्यू आ गई 10⁻³ कूलम। अब इनमें से किससे मैच कर रहा है? अब इनमें से मैच देखो तुम्हारा ऑप्शन सी से कर रहा है। ऑप्शन सी में मैंने ये माइनस का साइन नहीं लगाया, टाइपिंग एरर है, गलती इंसान से होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आपका ये डिपेंड कर रहा है, ये जो चार्ज की वैल्यू है वो है 10⁻⁻3, 10⁻⁻3, ठीक, कूलम, ठीक। यहाँ पे देखो SI यूनिट में सारे आंसर है कूलम, ठीक। अब ये भी आपको देखना पड़ सकता है कि MCQ में आपका जो ऑप्शंस दिए हैं उनकी यूनिट क्या है, उनकी यूनिट SI यूनिट में दी हुई है
कि उनकी यूनिट कोई और यूनिट में दी हुई है, तो उस हिसाब से आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। अगर एसआई यूनिट में आंसर दिया है तो सब कुछ एसआई यूनिट में कर दो। अगर मान लो एसआई यूनिट में ना दिया होता, माइक्रो कूलम करके दिया होता, तो इसमें माइक्रो फैराड था, इसमें आपको कन्वर्ट करने की फिर जरूरत ना पड़ती। पर क्योंकि आपको एसआई यूनिट में दिया हुआ है तो फिर आपको करना पड़ेगा। ठीक, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। A 10 microfarad capacitor is to have an energy content of 20 joule. ठीक है, it must be placed across the potential difference of। तो क्वेश्चन क्या है, एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफेराड का, उस पे एनर्जी आने का है, कितनी एनर्जी उसको लेने का है, 20 जूल एनर्जी उसको लेने का है। ठीक, 10 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, तो कितने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस उसको रखा जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे तुम सारी वैल्यूज पहले लिखो। कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफेराड, एनर्जी कितनी मिल रही है उसको 20 जूल। अब तुम्हें निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सारी वैल्यूज हैं तुम्हारे पास। अब फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला होता था U इक्वल्स हाफ CV²। ये फॉर्मूला था, ये हमने पढ़ा था। अब इसमें देखो तुमको U गिवन है, C गिवन है, और निकालना क्या है V। तो दो वैल्यूज नोन है, एक वैल्यू अननोन है, आराम से निकाल सकते हो। सिंपल फॉर्मूला है, वैल्यूज रखो आंसर आ जाएगा। अब ये बात भी यहाँ पे ध्यान रखना, ये 10 माइक्रोफेराड दिया है, आपका आंसर दिया है एसआई यूनिट में, तो चुपचाप से इसको कर दो कन्वर्ट। तो इसको कर दोगे तुम 10 टू द पावर हो जाएगा 10 टू द पावर -5 फेराड। अब ये कैसे आया, ये तुमको बहुत बेसिक कन्वर्जन है। 10 इंटू 10 टू द पावर -6 फेराड है, तो एक की पावर +1 एक की -1, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -5 फेराड। तो कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए बता दिया। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज रखो इस फॉर्मूले में। U की जगह पे रखो 20, हाफ, C की जगह पे रखो 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5, और V की जगह पे V²। ठीक, अब बाकी सारी वैल्यूज उस साइड भेज दो, V² को एक तरफ रखो, तो ये हो जाएगा 40 इंटू, इसको इस साइड भेजोगे तो ये इसकी पावर प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5 इक्वल्स V²। अब इसको थोड़ा सा और करोगे तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल्स V²। अब स्क्वायर अंडर रूट कर दोगे दोनों साइड्स, तो ये हो जाएगा √4 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल्स आपका V। ठीक, ये आ गया। अब देखो क्या हो जाएगा, अब इसका अंडर रूट कर दो तो ये आ जाएगा आपका 2, और इसकी पावर अगर 6 है तो इसकी पावर हो जाएगी 3, है ना। हाँ, 2 इंटू 10 टू द पावर 3, ये क्या आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज़ 2 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट, यानी कि 2000 वोल्ट, यानी कि आपका ऑप्शन सी आ गया। यानी आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 2000 वोल्ट्स, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, अगला क्या है। A capacitor of capacitance C is connected across a battery of EMF E and negligible resistance। ठीक है, what is the value of energy stored between the plates of capacitor। ठीक है, capacitor of capacitance C, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, is connected across a battery of EMF E। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस V करके दिया हो या EMF करके दिया हो, तो दोनों चीज़ें सेम है। मतलब अब वो चीज़ अब तुम कहोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस और EMF की टेक्निकली डेफिनेशन पे जाओगे तो अलग अलग हैं, बट हैं तो दोनों वोल्ट्स में ही डिफाइन होगी ना आपकी। एक बस पूरे कंप्लीट सर्किट के लिए, एक एक्सटर्नल सर्किट के लिए, तो बात तो वही है ना। तो तुम कंप्लीट सर्किट का ले रहे हो तो तब EMF ले लेना, जब तुम एक पर्टिकुलर किसी दो पॉइंट्स के बीच में ले रहे हो, दो पॉइंट्स के बीच में ले रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस ले लेना, बात वही पड़ जाती है। तुम E लिखो चाहे V लिखो। तो हाँ, तो आपके पास कैपेसिटेंस दिया है, EMF दिया है, अब कह रहे हैं एनर्जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब ये चार फॉर्मूले लिखें, तो ये है CE², ये है हाफ CE², ये है 1/4 CE², और ये है 1/3 CE²। तो हमने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर में, ऑफ अ चार्ज कंडक्टर में, हमने फॉर्मूला पढ़ा था U इक्वल्स हाफ CV स्क्वायर। ठीक, अब V वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था, अब यहाँ पे V क्या है, EMF है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो, हाफ CE स्क्वायर, V की जगह पे E लिख दो, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला किससे रिजेंबल कर रहा है, आपका ऑप्शन बी से रिजेंबल कर रहा है, जो कि आपका ये है। तो इसमें और कुछ नहीं था, तो बहुत चिंटू सा क्वेश्चन था, बहुत छोटू सा क्वेश्चन था, ठीक है, मजाक था ये तो तुम्हारे लिए। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला तुमको बस बताना था। हाँ जी, अगला क्या है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ये भी चिंटू सा एकदम छोटू सा क्वेश्चन है, ठीक। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ये तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, C इक्वल्स 4πε0r, बड़ा बड़ा लिखा है सफेद अक्षरों में। स्फेरिकल कंडक्टर का आप मैंने कैपेसिटेंस निकाल के बताया कि ये होता है 4πε0r, तो यहाँ पे सीधे सीधे ये हो जाएगा, ये आपका ये हो गया क्वेश्चन, और कुछ नहीं था, बहुत इजी सा था। ऐसे कुछ कुछ इजी क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ कुछ ऐसे टिपिकल से भी आएंगे। अभी आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आने तो उसमें और ऐसे पूरा फिगर विगर बना के आएंगे, पूरा ऐसे करके, ठीक है। तो उसमें ऐसे कर करके बहुत आएंगे क्वेश्चन, तो तब वो आएंगे, तब उसको भी डिस्कस करेंगे, ऐसी कोई वो बड़ी बात नहीं है, वो भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो कुछ एकदम बढ़िया घुमा के क्वेश्चन आएंगे, कुछ ईजी आएंगे, तो इस तरीके से ही क्वेश्चन आएंगे। आगे देखते हैं, आगे तो खत्म, बाय बाय टाटा। तो यही चीज़ था, यही सब चीज़ें देखो, कुछ टॉपिक्स उससे रिलेटेड, कुछ MCQs। तो ऐसे करते करते अपने दोनों चीज़ें तैयार हुई, कॉन्सेप्ट भी तैयार हो रहा है, MCQ भी तैयार हो रहा है, और एक प्रॉपर MCQ भी आएगा आपका, एक पूरा MCQ जिसमें सारे MCQs होंगे। और स्पेसिमेन तो आ ही गया है, तुम स्पेसिमेन का इंतजार करो, मैं स्पेसिमेन बताता हूँ तुम लोग को अगली वीडियो में, या अगली वीडियो में तुम्हें स्पेसिमेन बहुत जल्द मिल जाएगा, स्पेसिमेन के पूरे सॉल्यूशन और वो, तो साथ मिलकर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहना, चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू।